चलिए अब हम बात करते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर करते हैं एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, देयर आर सम कंडीशंस एंड वारंटीज जो इस एक्ट के अंदर कवर अप होती है। वो क्या क्या होती हैं, इन सारी बातों को आज हम इस टॉपिक के अंदर समझने वाले हैं। तो देखिए, पहली चीज होती है कंडीशंस क्या होती है। बहुत ही आसान सी चीज है। कंडीशन क्या होती है? विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, breach of which gives rise to the right to treat the contract as repudiated। यानी कि सिंपल सी बात है, आपके और मेरे बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें हमारी कुछ कंडीशंस हैं। आपने कंडीशन तोड़ी या मैंने कंडीशन तोड़ी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो एनी ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। एनी ब्रीच विल देयरफॉर रिजल्ट इन डैमेजेस टू द बायर। तो अगर सेलर ने कंडीशन तोड़ी तो बायर को डैमेजेस मिलेंगे, एंड बायर के पास हक होगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। एंड देन द गुड्स कैन बी रिटर्न्ड एंड द बायर हैज द राइट टू गेट हिज मनी बैक। तो सेलर कोई भी कंडीशन तोड़ता है तो बायर के पास पूरा की पूरा हक बनता है अपना पैसा वापस मांगने का, उस कॉन्ट्रैक्ट में आगे ना चलने का, यानी कि बायर के एंड पर वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। इनको बोलते हैं कंडीशंस। अब आती है वारंटी। वारंटी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन मेड बाय सेलर। It is a stipulation which is not essential to the main purpose of the contract, but it is only subsidiary or collateral to the main purpose। यानी कि वो जो वारंटी है ना, वो मेन जो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है उसके साथ वो अटैच नहीं है, बट वो कोलेटरल है, मतलब कि वो सेकेंडरी है। मगर अब रूल क्या आता है इसमें जी? इफ देर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, यानी कि अगर वारंटी का भी ब्रीच हो गया, बायर कैन नॉट एंड द कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से समझिएगा, कंडीशन के केस में बायर कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ सकता था, बट वारंटी के केस में बायर कैन नॉट एंड द कॉन्ट्रैक्ट, बट ही डज हैव राइट टू क्लेम डैमेजेस। तो कंडीशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है बायर के द्वारा, बट इन केस ऑफ वारंटी सिर्फ वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता। एग्जांपल देखो, दो एग्जांपल है। ए ए गया बी के पास। बी कौन है? घोड़े बेचता है, हॉर्स डीलर। एंड उसने बोला आई वॉन्ट अ हॉर्स विच कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 40 माइल्स पर आवर। ए ने बी को बोला भाई मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ता हो। जो घोड़े का डीलर था, मतलब कि बी, उसने एक घोड़े की तरफ इशारा किया और बोला कि ये तुम्हें सूट करेगा, और ए ने वो घोड़ा खरीद लिया। अब बाद में ए को पता लगा भैया जो घोड़ा है ना वो तो सिर्फ 30 माइल पर आवर की स्पीड से भागता है सिर्फ। अब यहां पर क्या हुआ? दिस इज द ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्योंकि स्टिपुलेशन मेड बाय सेलर फॉर्म्स द वेरी बेसिस ऑफ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट। इसको छोड़ दीजिए, सिंपल समझिए, यहां पर कंडीशन का ब्रीच हुआ क्योंकि ए ने बोला था मुझे ऐसा घोड़ा देना जो 40 किलोमीटर 40 माइल पर आवर की स्पीड से ही चलता हो, और बी ने उसकी बात को, मतलब उसको, उसने जैसी चीज मांगी वैसा नहीं दिया, तो वो ऑटोमेटिकली देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। सेकंड देखिए, ऐसा एक और एग्जांपल। ए ने जब घोड़े खरीदने गया, ए ने बी को बोला आई वॉन्ट अ गुड हॉर्स। उसने बोला मुझे एक बढ़िया घोड़ा दिखाओ बस। और हॉर्स डीलर ने क्या करा? उसे घोड़ा दिखाया और बोला ये ना 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। ए ने घोड़ा खरीद लिया, बट बाद में ए को पता चला ए जो घोड़ा है वो सिर्फ 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। अब क्या ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है? नहीं, ये तो ब्रीच ऑफ वारंटी है। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी दोनों अलग अलग बातें होती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी। अब वो कौन कौन सिचुएशन है जहां पर कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट किया जा सकता है? सेक्शन 13 उनके बारे में बात करता है। पहली चीज, बायर ऑन इज ओन वेव्स ए कंडीशन, दैट इज बायर ने खुद ही कोई कंडीशन को हटा दिया, तो भाई उस केस में वो एज ए वारंटी काम करेगा। दूसरा, बायर चूजेस टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ए ब्रीच। बायर कहता है जी कोई बात नहीं, आपने कंडीशन ब्रीच करी है ना, मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानता इसको, मैं मानता हूं इसको ब्रीच ऑफ वारंटी। तो उस केस में आप मुझे सिर्फ डैमेजेस दे दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं करूंगा। तीसरा केस, बायर ऑलरेडी सामान ले चुका है, चाहे सारा चाहे थोड़ा सा। इन सच अ सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। अब वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकता क्योंकि उसने या तो सारा सामान रिसीव कर लिया या थोड़ा सा ले लिया। अब क्या कर सकता है वो? सिर्फ ही कैन क्लेम डैमेजेस व्हेन ही फाइंड्स दैट सम कंडीशंस हैव रिमेन्ड अनफुलफिल्ड। जब बायर को लगेगा कि सेलर ने कुछ कंडीशंस पूरी नहीं की हैं, तो वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है इस केस में, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकता। देखिए,
कुछ इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज होती हैं। इंप्लाइड वारंटीज आती हैं सेक्शन 14 के अंदर। कौन कौन सी केसेस हैं जहां पर वारंटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसके अंदर माना जाएगा, मतलब वो इंप्लाइड होगी। पहला, बायर मस्ट गेट क्वाइट पोजीशन। देखिए क्या मतलब होता है इसका। ए ने अपनी साइकिल दे दी 10 दिन के लिए बी को किराए पे। उसके बाद क्या किया, ए ने अपनी साइकिल बेच दी सी को, और ये बात उसने बी को नहीं बताई। ठीक है। बी क्लेम्स बाइसिकल फ्रॉम सी। अब क्या हुआ भाई, बी ने बोला सी से कि मुझे साइकिल दे दे भाई। अब सी का पोजीशन डिस्टर्ब हो गया ना, सी को तो ये बात मालूम ही नहीं थी। सी कौन है एक्चुअल में, सी बायर है। बी कौन है, जिसने किश्तों में साइकिल ली थी सिर्फ 10 दिन इस्तेमाल करने के लिए। अब बी जाके सी को बोल रहा है भाई मेरी साइकिल है तो दे मेरे को। तो सी का पोजीशन डिस्टर्ब हुआ। यहां पर जो सी है ना, वो ए से जाकर डैमेजेस मांग सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बायर मस्ट गेट क्वाइट पोजीशन। दूसरा, गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस। मतलब कि गुड्स के ऊपर किसी तरह का कोई क्लेम नहीं होना चाहिए इन फेवर ऑफ ए थर्ड पार्टी। बायर को पता है चाहे नहीं पता है। ठीक है, एग्जांपल देखो। ए ने अपनी ए ने सी से एक लोन लिया 100 रुपए का, और ए ने सी के पास अपनी साइकिल गिरवी रख दी, और उसने प्रॉमिस किया गिव इट्स पोजीशन द नेक्स्ट डे। और उसने बोला मैं तुम्हें ना साइकिल अगले दिन दे दूंगा। सून आफ्टर ही सेल्स। अब उसने क्या करा, चला कि ए ने सी को साइकिल तो अगले दिन देनी है, बट उसने क्या करा, अगले दिन से पहले ही ना बी को बेच दी साइकिल। अब बी कौन है, इनोसेंट बायर। उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि भैया ऐसे ऐसे एक ही साइकिल तो सी के पास गिरवी रखी पड़ी है। ठीक है, बी अब क्या कर सकता है, ही में ईदर आस्क ए टू क्लियर द लोन, और he may himself pay the money and then file a suit against A to recover the money with interest। तो इस केस में जो बी है वो ए को बोल सकता है भाई तू लोन की रिपेमेंट कर, ताकि वो जो साइकिल है वो मेरे पास रहे, उसे सी ना लेकर जाए। या बी क्या कर सकता है, वो उस लोन की पेमेंट खुद कर देगा, और उसके बाद वो ए के खिलाफ केस फाइल करेगा उस पैसे को रिकवर करने के लिए। तीसरा, बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। implied warranty or a condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade। मतलब कि वो जो सामान है वो ऐसा है कि उससे हमें ये पता लग जाता है कि भाई नॉर्मली ये जो सामान बेचा जाता है ना, ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए फिट है, या ये क्वालिटी उस काम के लिए सूट ऑलरेडी करती है। तो इन्हों ही तीनों ही सिचुएशंस के अंदर इंप्लाइड वारंटी क्रिएट हो जाती है। अब कुछ कंडीशंस हैं जहां पर होता है इंप्लाइड कंडीशन। सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 17 के अंदर ये सारी की सारी इंप्लाइड कंडीशंस कवर अप होती हैं। पहला, कंडीशन एज टू टाइटल। इन केस ऑफ सेल देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट द सेलर शैल हैव राइट टू सेल द गुड्स। तो भाई इंप्लाइड, अब बायर को क्या पता, बायर तो यही मानेगा ना कि जो बंदा सामान बेच रहा है वही मालिक होगा। तो यहां पर एक इंप्लाइड कंडीशन आ गई एज टू टाइटल इन केस ऑफ सेल, कि सेलर के पास राइट है उस सामान को बेचने का। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल he shall have such a right at the time when the property is to pass। तो इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल उसके पास वो राइट तब होना चाहिए जब प्रॉपर्टी उसने पास करनी है बायर को। एग्जांपल देखो इसका, where the buyer of a car was deprived of the same due to the defective title of the seller। एक बंदे ने दूसरे बंदे को कार बेच दी, अब बायर जो है भाई वो कार को यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो सेलर था वो उसका एक्चुअल ओनर ही नहीं था। तो कोर्ट ने क्या बोला, बायर कैन रिकवर द फुल प्राइस ऑफ कार इवन दो ही हैज यूज्ड द सेम फॉर फ्यू मंथ्स। चाहे बायर ने 2-4 दिन कार इस्तेमाल भी कर लियो, बट वो एक्चुअल ओनर तो नहीं बना ना उसका। तो बायर को कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मतलब बायर के फेवर में कोर्ट ने केस में डिसाइड किया कि बायर अपनी कार का पूरा की पूरा पैसा रिकवर कर सकता है इस केस में। दूसरा आता है जी, हमने अभी खत्म किया कंडीशन एज टू टाइटल। दूसरा आता है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। यानी कि जब आप सामान बेच रहे हो बाय डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में सारी चीजें बताकर, तो भैया सामान भी तो वैसा ही होना चाहिए जैसा आपने बायर को डिस्क्राइब किया, यानी कि जैसा बता रहे हो वैसा सामान दो, सिंपल मतलब है इसका। तीसरा, कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। जब आप सामान खरीदने गए और आपने सेलर को बता दिया कि भाई मुझे जो सामान है ना इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए, तो देयर वुड बी ब्रीच ऑफ कंडीशन एज रिगार्ड्स क्वालिटी फिटनेस इफ गुड्स सप्लाइड आर नॉट फिट फॉर द पर्पस फॉर विच दे हैव बीन परचेज्ड।
तुमने सर को बता दिया मुझे इस चीज के लिए सामान चाहिए, अब वो सामान अगर फिट नहीं है उस काम के लिए, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ इंप्लाइड कंडीशन। ठीक है, क्योंकि वो सामान उस पर्पस के लिए फिट नहीं होता जिस पर्पस के लिए तुमने सामान उससे मांगा था। इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। देखिए, वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, there is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality। अब तुम स्पोर्ट्स वाले की शॉप पर जाओगे तो वहां पर स्पोर्ट्स का सामान मिलेगा ना, ठीक है ना, तो यहां पर इंप्लाइड कंडीशन है गुड्स स्पोर्ट्स वाली चीजों में फिट होंगे, यानी कि वो स्पोर्ट्स में वो गुड्स काम आएंगे। एग्जांपल देखो जी, रमन एक स्टेशनरी शॉप का मालिक है, उसने घर बेच दिया रीना को। यहां पर कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज रमन कोई प्रॉपर्टी डीलर है नहीं, वो तो स्टेशनरी की शॉप चलाता है। तो रीना शुड बी अवेयर दैट रमन कुड नॉट बी हेल्ड लायबल इन केस द प्रॉपर्टी परचेज्ड बाय हर इज नॉट अ वैलिड सेल। तो यहां पर जो खरीदने वाली पार्टी है वो उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएगी। तो जो स्टेशनरी का ओनर है ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल बिकॉज वो प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। ये बात रीना को पता होनी चाहिए थी। पांचवी कंडीशन, implied condition in sale by sample when the sample of the order product is provided to the buyer। भैया आप एक चीज समझो, मैंने आपको किसी चीज का सैंपल दिखाया बट मैंने जब सामान भिजवाया ना वो अलग था सैंपल से, तो क्या होगा, यहां पर एक इंप्लाइड कंडीशन क्या बनती है कि जो सामान आप मुझे भेजेंगे वो सैंपल से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करा तो भाई प्रॉब्लम है, फिर तो बायर अपने हिसाब से फिर एक्शन ले सकता है।